भाई स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी ये? हाँ दिख रहा है सर। ये आइकन यहाँ क्यों दिख रहा है यार ये? कहाँ वो शेयर का है ना, वहीं दिखेगा। अच्छा वो चैट का है। इसे किल कर दूं? कॉल कॉल कट जाएगी क्या? नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, ये करो ना, ये आपका ऑप्शन है ना यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक अभी ठीक है। अभी तुमको स्क्रीन दिख मेरे रहा है नहीं बगल में पता? जो ऑप्शन है वो क्लिक कर दो, ऊपर हो जाएगा ऑप्शन। और नहीं, ओके। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस यस। वीडियो ऑफ करता हूँ उसको पहले, तब सही रहेगा। ठीक है। करें कुणाल, स्टार्ट करें? हाँ सर। वो रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा ठीक है। ठीक है गाइस, तो इसमें पूरा मतलब डॉक्यूमेंट किया है, क्या क्या एजेंडा रहेगा, क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो बिग टेबल के बारे में पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कि वो तो सब लोगों को पता ही है कि ये गूगल की देन है प्रोडक्ट बेसिकली पूरा। तो इसका जो मेन पर्पस यही है कि ये बड़ा डेटा जितना भी होगा, यानी कि पेटाबाइट्स का डेटा, इवन इवन मोर, वो हैंडल करेगा। एंड इट विल स्केल टू थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स। मतलब गूगल के मैक्सिमम बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स देखते हो आप लोग, वो सब गूगल बिग टेबल पे चलते हैं। तो उनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं। लाइक 60 प्रोडक्ट्स हैं गूगल में आज की तारीख में जो यूज़ करते हैं बिग टेबल को। विच इज़ लाइक एग्जाम्पल तौर पे गूगल एनालिटिक्स है, फाइनेंस है, सर्च है गूगल का मैप्स है, जीमेल है, यूट्यूब है, गूगल अर्थ है। आई मीन प्रीटी मच उनके जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब बिग टेबल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये जो डिज़ाइन है वो वाइट कॉलम स्टोर है। वाइट कॉलम स्टोर का मतलब जैसे कैसेंड्रा होता है ना, कुछ कुछ उस तरीके का है। क्या रिलेशनल नहीं, यू कैन हैव मैनी 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 कॉलम्स, रो और कॉलम फॉर्म में, समझ लो एक तरह से। तो अब जो गोल अचीव किए बिग डेटा ने, बिग टेबल ने सॉरी, वो बहुत क्लियर है कि कंसिस्टेंसी की जहां बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बाकी सब जगह ये वाइडली एप्लीकेबल होगा। ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ट्रांजेक्शन हो रहे हैं पेमेंट के, यू नीड लॉकिंग एंड ऑल, तो उसके अलावा बाकी सब जगह यूज़ कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी वाइड है, यू कैन सी मैनी प्रोजेक्ट्स आर देयर। स्केलेबिलिटी इज नोन। हाँ, कोई सवाल? हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें अपडेट भी पॉसिबल होते हैं क्या? मतलब कि ऐसे कुछ तो डेटाबेस ऐसे होते हैं कि जैसे कंसिस्टेंसी तो एक चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई कि वो लोग अपडेट अलाउ नहीं करते हैं। जब भी आप नया कोई सेम चीज अपडेट कर रहे होते हो, वो नया रो इंसर्ट कर देता है। उससे उनको बहुत फास्ट हो जाता है वो। तो इसमें अपडेट अलाउड है क्या? अपडेट तो अलाउड है ही ऑब्वियसली। नहीं, तू बिरजू ये पूछ रहा है कि जैसे कसांड्रा में नया वो बनाता है रो, वैसे कह रहा है क्या तू? नहीं पुराना नहीं। पुराना वाला नहीं अपडेट होता, नया रो बन के वो रिप्लेस हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ऐसा वही होता है क्या? फंडा, तो वही फंडा यहाँ भी है। हाँ हाँ वही है क्योंकि मतलब। माइक्रोसॉफ्ट में कुछ तो था, तो कुछ तो में भी सेम होता था। आप कुछ तो में क्वेरी कर सकते हो, उसमें बहुत ही बिग डेटा डाल सकते हो। तो कुछ तो में क्या होता था कि जब भी हम कोई भी एंट्री डालेंगे, तो वो बन गई एक बार। अगर मुझे सेम एंट्री दोबारा उसमें एक एक वैल्यू अपडेट करनी है, तो वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, उसमें हाँ, नई एंट्री बन जाएगी। इम्यूटेबल होगा और नया बना के जो लेटेस्ट टाइम स्टैम्प होता है वो उठा लेता है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली जो तुम जो सोच, जो थॉट पॉइंट से आ रहे हो वही यहाँ पे है, क्योंकि ये फंडा ही इसका ये है बिग टेबल का। लाइक इंटरनली अगर समझो तो इट्स अ सॉर्टेड इम्यूटेबल मैप। अंदर में अगर इसको आगे जाके समझोगे तो ये समझ में आएगा कि पूरा का पूरा कुछ नहीं है। एक तो सॉर्टेड यानी कि ऑर्डर है इसके अंदर, दूसरा इम्यूटेबल है, और मैप है। ठीक है, हैश मैप जैसा है। तो तुम्हारे फंडे पे ही चलेगा। जब दो एंट्री दूसरी आएगी तो विद न्यूअर टाइम स्टैम्प, और उस टाइम स्टैम्प के बेस पे इट कैन गेट पिक्ड अप द लेटेस्ट एंट्री। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर। तो आगे बढ़ते हैं, अभी थिंग्स विल बी क्लियर सून। ये कहीं से आवाज आ रही है किसी के, उससे हल्का सा डिस्टरबेंस कहाँ से? यू कैन बी ऑन म्यूट या कूल। ठीक है। अभी तो बिग टेबल हमारा एग्जांपल हो गया वाइट कॉलम स्टोर का, और इट्स नॉट ए रिलेशनल डीबी, तो ये समझना तो डायरेक्ट है, इजी है, नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा,
अब बेसिक बुनियादी बात करते हैं। जो रिसर्च पेपर जो गूगल ने छापा था उसी से सब अडेप्टेड है, मैं शेयर भी करूंगा लिंक, ठीक है। तो पूरा उसी पेपर को डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे केवल। तो डेटा मॉडल की बात करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर होता है इसमें। ये मेरा एग्जैक्टली विजिबल है क्या ये डायग्राम या नहीं? हाँ सर दिख रहा है। पहले थोड़ा अगर जूमिंग कर दोगे तो बेटर रहेगा। हाँ सर ये हेडर आप कर दोगे जैसे कुणाल कर रहा था तो स्पेस हो जाएगा। मैं क्या कर दूं? ये ट्रायंगल बटन है शेयर के नीचे राइट में आपकी राइट फोटो में राइट मोस्ट सबसे राइट में आपकी फोटो है ना, जहाँ उसके नीचे ऊपर जो फोटो है, ऊपर जो आपकी प्रोफाइल पिक दिखा रहा है, हाँ वहाँ उसके पे नीचे ऊपर उसके एक नीचे एरो बटन है, एक एरो बटन है नीचे। हाँ ये हाँ अरे ये नहीं, क्या ऊपर वाला आपकी फोटो के जस्ट नीचे कॉर्नर ये? पर। हाँ अब कुछ फायदा हुआ? आप जूम कर सकते हैं। स्पेस कम हो गया ना। जूम तो साले जूम तो पहले भी कर सकते थे। सर कम जगह दिख अच्छा रही खैर, अभी दिख रहा है नहीं, ये बताओ। हाँ सर अभी सही है, थोड़ा बेटर है, अच्छा ठीक है। तो अब डेटा मॉडल की बात करते हैं। तो डेटा मॉडल में बेसिकली अभी हम ये बात नहीं करने जा रहे कि इंटरनली मेमोरी में कैसे स्टोर्ड है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है, क्या रो में होता है, क्या कॉलम में होता है, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके, थोड़ा वो समझते हैं पहले बिफोर वी गो टू इट्स इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आई होगी कि वाइट कॉलम डेटा स्टोर है, तो उससे रो और कॉलम फॉर्म में डेटा है। तो यानी कि ये जैसे रो रही, मान लो एक रो है, हम लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं वेब कंटेंट। ये जो टेबल है ये गूगल का वेब टेबल नाम है इसका, जो कि बिग टेबल यूज़ करता है और वेब सर्च के लिए यूज़ करता है। तो जो भी कंटेंट डाउनलोड होते हैं होम पेज के या किसी के, वो इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ये लाइव डेटाबेस का उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था एक अपने पेपर में, उसी का यहाँ पे बात कर रहा है। क्यों ये रिवर्स क्यों स्टोर किया है कि उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा बात आएंगे। कॉलम्स में जो बात हो रही है वो एक कॉलम सपोज करो ये है कंटेंट्स का, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो फंडा है वो ये लोग ये बोलते हैं कि रो है और है कॉलम फैमिली, ठीक है। तो कॉलम की फैमिली को मान रहे हैं वो लोग, तो अलग से कॉलम की बात ना करके वो ऐसे कहते हैं कि दे कैन बी मेनी कॉलम फैमिलीज एंड इनसाइड ईच कॉलम फैमिली यू कैन हैव मेनी कॉलम्स। अच्छा, तो कॉलम फैमिली मतलब कुछ तो कॉलम फैमिली ऐसी होंगी जिनका कोई मतलब एक ही कॉलम काफी है उनमें, जैसे कि वेब पेज का कंटेंट। तो वेब पेज के कंटेंट की बात करो तो उसमें एक ही कॉलम से मीनिंग है, नॉट ए, उसमें कोई बाकी चीज आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नाउ इफ यू थिंक कि एंकर की बात अगर करें, एंकर मान लो एक कॉमन फैमिली है, तो एंकर मैं क्या मानना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा CNN.com पेज है, उसकी बैक लिंकिंग कहाँ कहाँ से हो रही है, किस किस वेबसाइट से, ठीक है। तो हो सकता है उसकी बैक लिंकिंग किसी पर्टिकुलर ये CNNSI.com से लिंक हो रहा हो, या ऐसी ऐसी दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स जहां से मेरे इस पेज का लिंकेज हो रहा हो, क्योंकि इसी के बेस पे वो रैंकिंग डिसाइड करते हैं। उनकी रैंकिंग में ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कितने बाहरी वेबसाइट इस लिंक को पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो एंकर जो है यहाँ पे एंकर कोलन, तो एंकर इज अ कॉलम फैमिली और CNSI.com ये क्वालिफायर है, ये पूरा कॉलम का नाम बना एक तरह से। तो अब एंकर फैमिली के अंदर इफ यू लिख लो दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स, तो एक कॉलम फैमिली के अंदर में 1000 कॉलम हो सकते हैं। ये ऐसे फंडा रहेगा। आपका जो एक्सेस होगा वो कॉलम फैमिली के बेस पे होगा। अभी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे नीचे, तुम अगर देखो एक एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया है, तो ये कुछ खास नहीं है यार, अगर आइडली समझो तो हैश मैप जैसा है। ये की हो गई जो रो की है, यहाँ पे रो लिखा हुआ है, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल rutgers.cs ले लिया या CNN.com ले लेते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट लेवल की आई वो आई कॉलम फैमिली, जैसे मान लो यूजर से वो कॉलम फैमिली होता। और सेकंड लेवल पे आते हम लोग फिर एक्चुअल कॉलम और उसका वैल्यू, यानी कि यूजर्स कॉलम फैमिली में देर आर थ्री कॉलम्स और उनकी वैल्यूज पड़ी हैं, और एक फिर दूसरा कॉलम फैमिली है सिसिन्फो, उसमें वैल्यू पड़ी हुई है, कुछ ऐसा, ठीक है। ये मतलब बेसिकली
इसीलिए मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कॉलम फैमिली को, क्योंकि कॉलम फैमिली लाइक इज लाइक ए लेवल 2 एंड एक्चुअल कॉलम इज लाइक ए लेवल 3। ठीक है सर एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे वो आप जो ऊपर वाला टेबल बना हुआ है ना, डायग्राम वाला, तो उसमें कंटेंट्स है, दूसरा एंकर है। जो आपने बोला कि एंकर का उसमें cnsi.com है और mylook.ca है, तो वो जैसे जेसन में अगर रिप्रेजेंट करूंगा उसको, तो ऐसा होगा एंकर्स, फिर उसके कॉलम के अंदर सब cnsi.com का फिर वैल्यू कुछ और look.ca का वैल्यू कुछ, ऐसा हुआ क्या, अगर मैं सही समझाऊं तो जैसे बिल्कुल सही समझ रहे होगे, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई इसमें ऐसा हाई फाई नहीं लग रहा। एंकर एक लेवल 2 की बना एंकर, उसके अंदर में जो जेसन बना उसमें पहली की बनी cnsi.com, उसके अंदर वैल्यू होंगी। ठीक है दूसरी की बनेगी my.look.ca, उसकी वैल्यू होगी। तीसरी की बनेगी वो, ऐसे। ठीक है और ये वैल्यूज वो एक इन इटसेल्फ डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या, या फिर एक लिटरली होगा, स्ट्रिंग ही रहेगा? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। जैसे इसमें क्या है, वाटरस करके जो बंदा उसका नाम रखा है डोनाल्ड, तो ये डोनाल्ड एक स्ट्रिंग ही रहेगा या फिर एक और लेवल का हो सकता है इसमें? नहीं, यहाँ पे ये लोग एक्चुअली किसी भी डेटा को स्ट्रिंग के टर्म से बात ही नहीं कहते। ये लोग बोलते हैं बस बाइट्स, तो आप कुछ भी स्टोर करो, बस बाइट्स बोलते हैं लोग उसको। मतलब इनफैक्ट जब टेबल डिफाइन करोगे ना, तो ना कुछ इंटीजर है ना कुछ स्ट्रिंग, बस बाइट्स फॉर्म में रहता है सब कुछ यहाँ पे। अच्छा, तो फिर वो जो आपकी सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन होगा, हाँ वो डिपेंड करेगा फिर। करेक्ट, एग्जैक्टली। ठीक है तो अब इसकी अगर एग्जाम्पल तौर पे इसकी बात करें, तो अब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये, क्योंकि इजी यूज केस समझना इसलिए है क्योंकि अगर ये हमारी की जो है ये वेबसाइट का नाम है, ठीक है, रो की, इसमें रो की बोल रहे हैं। और तो दो तरह, तो बेसिकली तीन चीज आ गई इसमें। तो या पहली चीज है रो की, दूसरी चीज है कॉलम की, तो कॉलम की तक तुम कैसे पहुंचोगे, वाया कॉलम फैमिली, और तीसरा है टाइम स्टैम्प। तो आई थिंक एक बात मैंने ये देखी इस पेपर को पढ़ते में, एनालाइज करते में, कि बहुत सारे डेटाबेसेस, और चाहे वो कैसेंड्रा हो या और भी डेटाबेसेस हो, वो सब इसी की उपज हैं, गूगल बिग टेबल के कॉन्सेप्ट की। ठीक है इन सब ने कहीं ना कहीं गूगल बिग टेबल कॉन्सेप्ट को थोड़ा तोड़ा मरोड़ा है, और दे हैव प्रेजेंटेड अ न्यू फॉर्म। तो जो टाइम सीरीज डेटाबेस की बात शायद बीच में एक बार रेज हुई थी डिस्कशंस में, तो फिर मैंने देखा कि ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली जो था गूगल ने प्रपोज किया था यहाँ पे, टाइम स्टैम्प वाला भी। ठीक है तो ये उसका लाइव एग्जांपल है कि गूगल वाले लोग क्या करते हैं कि भाई ऑब्वियसली वो लोग जब कंटेंट स्टोर करना चाह रहे हैं वेब पेज का, सो दे नॉट ओनली स्टोर द करंट कंटेंट, उनके पास पास्ट टाइम स्टैम्प का भी, यानी कि वर्जन्स होते हैं उसके। ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर जो कंटेंट्स कॉलम है, सपोज करो इसमें इस कॉलम फैमिली में एक ही कॉलम है, कोई और कुछ नहीं है अंदर कॉलम्स। तो कंटेंट्स के अंदर जो हमारे पास डेटा है, लाइक दैट इज टाइम सॉर्टेड। T3 पे किसी टाइम स्टैम्प पे ये वैल्यू थी उसकी, तो HTML कॉलम मतलब पूरा का पूरा पेज सोर्स ये था। T5 पे ये वैल्यू थी, T6 पे ये वैल्यू थी। इस तरह से देयर आर सेटिंग्स पे पहुंचेंगे अभी, जहां हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर कॉलम में इतने टाइम स्टैम्प स्टोर कर, या इतने वर्जन स्टोर करो। ठीक है तो यानी कि दो तरह की बात हो गई, या तो हम मतलब केवल एक ही वैल्यू स्टोर करें, यानी कि टाइम स्टैम्प की यहाँ पे आवश्यकता ना हो कोई, या हम उसको मल्टीपल वेरिएशन स्टोर करें, मल्टीपल वर्जन स्टोर करें, दोनों पॉसिबल हैं। तो मल्टीपल टाइम स्टैम्प का एग्जांपल है कंटेंट्स कॉलम, जहां पे हम 3 टाइम स्टैम्प का डेटा स्टोर कर रहे हैं। और सिंगल, जहां पे मल्टीपल टाइम स्टैम्प नहीं है, हम केवल करंट रिसेंट वैल्यू पे फोकस कर रहे हैं, उसके एग्जांपल हमारे एंकर वाले हैं। तो ये CNN बेसिकली जो है ये समझ लो कि जो हाइपरलिंक टेक्स्ट का नाम है, यानी कि वो CNN पे क्लिक किया होगा तब जाके वो CNN.com पे आएगा, और यहाँ पे CNN.com पे क्लिक करेगा तो फिर यहाँ पे आएगा। वो हाइपर टेक्स्ट जो होता है ना, वो उसका एक्चुअल नाम है यहाँ पे। तो सर एक डाउट ये है कि ये एंकर जो है, राइट, 2 एंकर आपने लिखे हैं यहाँ पे, मतलब हाँ तो ये एक ही कॉलम फैमिली है कि डिफरेंट कॉलम फैमिली है? भाई अगर जो भी कॉलम से पहले आता है वो होता है कॉलम फैमिली, तो कॉलम फैमिली नाम से में तो सेम है ना वो एंकर तो। हाँ मतलब एक जैसे कंटेंट है वैसे ये भी, राइट, एक ही चीज है ना मतलब? तो कंटेंट्स
एक कॉलम फैमिली, इस पूरे डायग्राम में कितनी कॉलम फैमिली है ये बताओ तुम। 2। बस, तो तुम्हें तो क्लियर है ही ना। मतलब मैं ये पूछ रहा था इसको अलग अलग क्यों लिखा है, फिर कंटेंट जैसे लिखा है वैसे ही लिखना चाहिए था राइट। नहीं, क्योंकि कंटेंट से एक अलग कॉलम है। अब ये एक कॉलम बना, ये जो कॉलम बना ना, ये पर्टिकुलर कॉलम ये बना है थ्रू कॉलम फैमिली और क्वालिफायर से एक कॉलम बना है, ये अलग अलग कॉलम हो गए ना दोनों। अच्छा। अब एग्जाम्पल सोचो। अच्छा, एक नॉर्मली गूगल जो बिग टेबल कहता है वो कहता है कि आप जो कॉलम फैमिली डिफाइन करो, दे शुड बी इन लाइक हंड्रेड्स, करीब 100-125 कॉलम फैमिली हो। लेकिन जो कॉलम हो दे कैन बी लाइक मिलियंस, उनकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। तो ये वाइड कॉलम डेटा स्टोर पे कितने ही कॉलम आप खींचते चले जाओ, लेकिन कॉलम फैमिली बहुत ज्यादा नहीं बनानी चाहिए। अच्छा भाई इसका, भाई क्योंकि सबके सब ये एंकर्स है ना, तो एक उनका एक एक्सेस इजी हो जाएगा, एक्सेस लेवल इजी। तुम रिप्रेजेंटेशन समझना चाहो तुमको क्लैरिटी होगी कि डायरेक्टली यू रीच टू दैट कॉलम फैमिली फर्स्ट एंड देन यू गो टू इनसाइड दैट कॉलम फैमिली टू अ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है। ओके। अब बातें सर हमेशा बोलो। टाइम स्टैम्प के बेसिस पे सॉर्ट होता है क्या, और अगर लाइक कस्टमाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं हम लोग, मतलब अगर आप चाहो कि। उस पे आते हैं, अभी बस नीचे पढ़ते हैं ना 2 मिनट में। ओके, तो अब इसका डेटा मॉडल, अब आई थिंक आई कैन रीड इट नाउ। बिग टेबल जो है स्पार्स है। स्पार्स का मतलब तो तुम्हें क्लियर हो ही रहा होगा कि भाई अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलम होंगे जिनके लिए वैल्यू नहीं होगी उस पर्टिकुलर रो के लिए, करेक्ट ना। भाई आप कॉलम पे कॉलम डिफाइन करते जा रहे हो, तो ये तो है नहीं कि जो भी कोई पर्टिकुलर रो आएगी उसमें उस कॉलम की वैल्यू होनी है ही। भाई एग्जाम्पल, मान लो ये एंकर जो है cnsi.com, ये इसको तो पॉइंट कर रहा है, लेकिन हो सकता है वो भाई kunal.com को पॉइंट ना करे, तो वो नल ही होगी ना उसकी वैल्यू। तो भाई ये मैंने एक कॉलम बनाया एंकर्स cnsi.com, ये तो उसी रो के लिए वैल्यू होगी यहाँ पे जिनको ये पॉइंट कर रहा होगा cnsi.com, करेक्ट है ना। भाई क्या समझ नहीं आया, कोई बताओ। नहीं समझ में आ रहा है सर। सही है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि cnsi.com जो एंकर है वो अगर इसको पॉइंट कर रहा है, तो वो kunal.com वेबसाइट को पॉइंट करे ये तो जरूरी नहीं है। ऐसी हजारों वेबसाइट होंगी जिनको ये पॉइंट नहीं भी करेगा। यस सर, बहुत सारे कॉलम्स बहुत एम्प्टी बहुत रह जाएंगे। हाँ, तो इसलिए स्पार्क है उसको। करेक्ट, यही स्पार्स का मतलब है कि भाई बहुत सारे कॉलम ऐसे होंगे जो नली होंगे, दैट इज स्पार्स। डिस्ट्रीब्यूटेड तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा, आगे पूरा हम डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करने जा ही रहे हैं कि भैया डिजाइन ऐसा हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ मशीन पे चलता ही है गूगल में, तो वो कोई नई बात नहीं। परसिस्टेंट ऑब्वियसली डेटाबेस है, तो परसिस्टेंट लेयर इसमें आएगी, वी विल डिस्कस इट। मल्टी डायमेंशनल भैया वही है कि मल्टीपल डायमेंशन में है, क्या रो का की, कॉलम का फैमिली, और अभी टाइम स्टैम्प भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो मल्टी डायमेंशनल हो गया, यानी कि कई लेवल हैं इसमें की के। और सोर्टेड मैप, सोर्टेड भी है, और यानी कि जो जो की है वो सोर्टेड है। जो जब अंदर में स्टोरेज होगा, मशीन्स में जब एक्चुअल स्टोरेज होगा, तो वो रैंडम स्टोर नहीं होता कुछ भी, वो रो की के बेस पे सॉर्टेड होता है। ठीक है, ये जो सॉर्टिंग होगा इस रो की के बेस पे स्टोर होगा। इसी कारणवश इन्होंने कोई अचीव करना चाहा होगा और इसे www.cnn.com ना बोल के उल्टा बोल दिया है, कुछ अचीव करना चाह रहे होंगे, उस पर भी आते हैं अभी। ठीक है, तो मैप जो इंडेक्स हो रहा है वो बेसिकली 3 चीज से ज्यादा जाएगा। रो की पे रो की पहुंची, तुम्हारी कॉलम पहुंचा, और तुम्हारा पहुंचा टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सर 1 मिनट यहाँ पे, तो जो आपने लिमिट्स बताई थी नंबर्स की, सो आपने बोला कि एक कॉलम फैमिली के अंदर हमारे पास 1000 कॉलम्स हो सकते हैं। सो बट कॉलम फैमिली के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कितनी कॉलम फैमिली हो सकती है? नहीं नहीं, कॉलम फैमिली कम हो, कॉलम कितने ही हो ये कहा है। कॉलम फैमिली बहुत ज्यादा बनाने का सेंस नहीं है ना भाई, कॉलम फैमिली। कॉलम फैमिली 1000 हो सकते हैं, उसके अंदर कॉलम कितने भी हो सकते हैं। हाँ, कॉलम तो कितने ही हो उसकी दिक्कत नहीं है। कॉलम फैमिली मतलब बनाने को जो कितने बना लो, लेकिन वह है कि आप अगर स्ट्रक्चरली सोचोगे तो हाँ। जैसे एंकर एक कॉलम फैमिली है, दे कैन बी लैक्स ऑफ एंकर्स, बट एंकर तो एक ही प्रॉपर्टी है ना। तो किसी भी चीज की प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हजारों प्रॉपर्टी होंगी उसकी, हाँ। उसके वेरिएंट्स बहुत होंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज उतनी होनी चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि लाइक दे कैन बी मल्टीपल एंकर्स, बट स्टिल एंकर तो एक ही है ना, एंकर कॉलम फैमिली तो एक ही है। सर एंकर कोई अपर लिमिट नहीं है किसी भी डायरेक्शन में सर ना, क्या चीज? कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कॉलम कितना भी कुछ भी क्रिएट करें, ऐसा कुछ नहीं है राइट? हाँ, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है इसमें। ओके
ओके तो 1000 की लिमिट है ना नंबर ऑफ कॉलम फैमिलीज पे? यार वो रिकमेंडेशन है बस। रिकमेंडेशन है। हाँ ठीक है। तो जो एक बात आई थी कि बिग टेबल में कोई टाइप एसोसिएट नहीं है कॉलम के साथ, जस्ट ए बंच ऑफ बाइट्स है, जो पहले क्वेश्चन आया था आई थिंक। ठीक है, अब रोज की जो बात करिए, ये जो रोज दिख रही हैं तुमको जो बनेंगी हमारे पास, वेरियस वेबसाइट्स आएंगी, यहाँ पे वेब पेजेस आएंगे, उनका कंटेंट होगा। तो जो ऑर्डर की बात कही गई कि ये जो ऑर्डर है, तो बिग टेबल मेंटेन्स डेटा इन लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। भाई लेक्सिकोग्राफिक कुछ नहीं, वही ऑर्डर हमें वही पता है, डिक्शनरी वाला जो ऑर्डर है उससे ही वो मेंटेन्ड है। तो डिक्शनरी ऑर्डरिंग है रो की में, उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज होगा। अच्छा अच्छा, ये मुझे अब ये बात तुम्हें सबको समझ में आ गई होगी कि अगर रो के बेस पे सॉर्टेड स्टोरेज है, ठीक है, तो CNN.com के जितने भी लिंक होंगे वो आसपास होंगे या कहीं भी रैंडम होंगे, ये सोच के बताओ जरा कोई। आसपास होंगे। राइट। तो उन्होंने थोड़ा, अब डिजाइन चॉइस है, लेकिन इन्होंने ये कहा गूगल वालों ने कि जब मैं com.cnn.ww में स्टोर कर रहा हूँ रिवर्स फॉर्म में, तो जब इस पर्टिकुलर डोमेन का या इस पर्टिकुलर होस्ट का ये लोग एनालिसिस करेंगे इनके पेजेस का, तो वो सारे के सारे, क्या मान लो मैं एक क्वेरी चलाऊं कि CNN.com के रिलेशन में जितने भी पेजेस हैं, मुझे उन सब का वो चाहिए डेटा, उन सब के वेब पेज चाहिए, उन सब के लिंक चाहिए। तो अगर मेरे पास सपोज करो 10,000 मशीन है, तो बिकॉज ऑफ दिस sorting प्रॉपर्टी आई माइट नीड टू हिट ओनली 2 or 3 मशीन्स। एम आई राइट और नॉट? यस। रैंडम नहीं है कुछ भी सर। रिवर्स ऑर्डर में अगर होगा www.cnn.com, तो अगर जैसे cnn.com.org ऐसे करके सारे CNN के एक साथ मिल जाते हैं, राइट? हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो, लेकिन CNN.com और CNN. बिल्कुल सही बात बोली, CNN.com और CNN.org अलग अलग वेबसाइट हो गई ना। हाँ, नहीं पर एक्चुअली ये आपको सीनेम जो है ना, सिमिलर सीनेम एक साथ होंगे, इसलिए ऐसे अलाउड किया है। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो www.cnn.com और www.cnn.org कैन बी डिफरेंट वेबसाइट्स, एग्री? कैन बी, पर मोस्टली एक ही कंपनी ऐसे बॉट खरीदती है। माना मोस्टली, लेकिन जब आप पर्टिकुलर उसको एनालाइज कर रहे हो, देखो आप थोड़ा मिस कर रहे हो पॉइंट से तुम मेरा। लेट मी कम बैक। मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे ये क्लियर होगा। जैसे हम लोग बनाते हैं blog.facebook.com होता है, उसके बाद होगा developer.facebook.com, उसके बाद कुछ xyz.facebook.com। तो वो सारे जो होंगे वो एक साथ इसमें आ जाएंगे, क्योंकि उसमें वो सारे कॉम के साथ ही हैं, और दो शुड बी मोर नियरर देन टू ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर। ट्रू गॉट इट। या तो कॉम वाले जैसे कि amazon.com और amazon.in का एनालिसिस सेपरेट होना चाहिए, है ना? तो वो भी मतलब तुम्हारा पॉइंट ज्यादा वैलिड है। मतलब बेसिकली आई थिंक जब हम इसको ऐसे स्टोर करेंगे ना इस फॉर्म में, तो जब हम एक पर्टिकुलर डोमेन का एनालिसिस करेंगे तो वी डोंट नीड टू हिट थाउजेंड्स ऑफ मशीन, एग्रीगेट नहीं करना पड़ेगा। स्टोरेज में अलाउ कि आप लेस नंबर ऑफ मशीन्स पे ही अपना हिट कर पाओ, ठीक है? मतलब और सेकंड चीज डीएनएस रिजोल्यूशन से भी है। डीएनएस आप रिजॉल्व करोगे तो आपको वो इस पे रिजॉल्व होगा, .com पे रिजॉल्व होगा। जैसे CNN.com जो होगा उसका एक डीएनएस से रिजॉल्व होगा, .org का अलग एक रिजोल्यूशन होगा आईपी का। ठीक है, कूल है। तो अब थोड़ा सा अब हमको ये समझ में आ रहा है, तो अब ये तो समझ में आएगी होगा भैया कि गूगल वेब, अब पूरी पिक्चर जो देखने जा रहे हो आप लोग गूगल टेबल की, उसको अंडरस्टैंड करो वेब टेबल के फॉर्म में। तो इतनी बात सबको समझ में आ रही है बहुत आराम से कि इसमें बिलियंस ऑफ रोज होनी ही होनी है ना भाई? हाँ। आप हर एक बिलियंस, क्या मतलब बिलियन इंटू बिलियन, मतलब बिलियन के हिसाब, बिलियन इंटू अगर 10 वेब पेज 10 बिलियन, बहुत बड़ा ऑर्डर होना है। तो ये चीज तो डेफिनेटली गूगल बिग टेबल की कैंडिडेट है इनके हिसाब से भी, क्योंकि अब ये लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली जब बहुत सारी रो हैं तो उन रो के सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है? एग्जाम्पल फॉर्म में, और सोर्टेड तो रहेंगे ही वो। सपोज करो कि एक सेगमेंट मैंने बनाया कुछ MB का या कुछ KB का, फिर दूसरा सेगमेंट बनाया, फिर तीसरा सेगमेंट बनाया। इन सारे सेगमेंट को पूरे डिस्कशन के दौरान मैं नाम दूंगा टैबलेट, क्योंकि अगर कहीं आगे फ्यूचर डिस्कशन में इस डॉक्यूमेंट में टैबलेट टर्म आए, तो हम लोग अब सबके साथ समझ जाएं कि टैबलेट कुछ नहीं है, टेबल का छोटा टुकड़ा ही टैबलेट है, ठीक है ना?
तो हमारा पास टेबल है, और अगर टेबल के हमने 1000 सेगमेंट में तोड़ दिया तो यानी कि 1000 टैबलेट बना दिए, ये मान लो तुम। अब वो 1000 टैबलेट को हमें स्टोर करना है, कैसे करना है उस पर आते हैं धीमे धीमे। तो यही आप ध्यान रख लेंगे कि टेबल इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड टैबलेट्स। ठीक है, ये जो टैबलेट हैं यही हमारी यूनिट है डिस्ट्रीब्यूशन की और लोड बैलेंसिंग की। यानी कि जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने टेबल को, तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द टर्म्स ऑफ टैबलेट्स। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे अपने डेटा को बहुत सारी मशीन्स पे, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट विल बी टैबलेट, विच इज अ सेगमेंट। उस सेगमेंट की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब ये आई थिंक आई कैन सिंपली रीड इट, हमको समझ में आ गया ये वाला पार्ट कि रीड्स ऑफ शॉर्ट रेंजेस आर एफिशिएंट। जो शॉर्ट रेंज के रीड होंगे वो एफिशिएंट होंगे बिकॉज यू रिक्वायर कम्युनिकेशन विद ओनली अ फ्यू मशीन्स। ठीक है, सो क्लाइंट्स इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बाय चूजिंग द करेक्ट रो की। एग्जांपल है डोमेन रिवर्स्ड यूआरएल, जिससे कि आपके कुछ होस्ट और डोमेन के एनालिसिस जो है एफिशिएंट हो जाएंगे। कूल है, तो रो इज सिंपल नाउ। अब यहाँ ठीक है, तो आगे बढ़े कॉलम फैमिली पे। सर ये नहीं क्लियर नहीं हुआ, हो गया? हाँ, क्या डाउट क्या है? हाँ ठीक है। भाई आपका जो, क्योंकि रो का भाई सॉर्टेड स्टोर है, एक्सप्लेन किया था वही है ऑलमोस्ट। हाँ बस वही है, कुछ खास नहीं, तो कुछ खास हो तो बताएंगे ही। हाँ अच्छा, कॉलम फैमिली की बात करते हैं अब। तो एक इसमें ये बात भी आएगी कि ये तो खैर सिंपल है कि कॉलम की को हमने ग्रुप कर रखा है किसी बेस पे, कॉलम फैमिली के बेस पे। जैसे एंकर का एक ग्रुप बनाया, ऐसे किसी और चीज ग्रुप बना सकते थे। ओके, एक इसमें ये बात भी आएगी कि जो कॉलम फैमिली है वो ही एक्सेस कंट्रोल की यूनिट है। तो ये भी जानना जरूरी है कि जो एपीआई प्रोवाइड करेगा डेटाबेस, इट आल्सो गिव्स यू एक्सेस कंट्रोल। आप ये कह सकते हो कि इस फला पर्टिकुलर यूजर के लिए इस कॉलम फैमिली का रीड एक्सेस है, या इस कॉलम फैमिली का राइट एक्सेस है या नहीं है। तो यानी कि टेबल में आप यूजर के बेस पे एक्सेस कंट्रोल भी, एक्सेस कंट्रोल इज आल्सो अ बिग फीचर जिसका यूज किया जाता है कि एक्सेस कैसे देना है, रीड राइट या नहीं देना है, जो भी कुछ है। लेकिन उसके जो यूनिट है बेसिक, वो जो है कॉलम फैमिली है, कॉलम नहीं। तो आप ये नहीं कह सकते कि एंकर कोलन kunal.com को का मेरे पास रीड एक्सेस है, नहीं। यू कैन गिव ओनली एक्सेस स्पेसिफाइड एट द कॉलम फैमिली लेवल, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेस कंट्रोल। उसके बिलो आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो डिजाइन इंटेंट जो है नॉर्मली वो यही है कि कॉलम फैमिली थोड़ा स्मॉल रखते हैं लोग डिजाइन करते में, नॉर्मली 100 रखते हैं नॉर्मली, एंड फैमिलीज बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती। लेकिन टेबल्स जो हैं उनमें जो कॉलम है वो अनबाउंडेड है, उनका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, यही बात हमने पहले की है, उसका रिपीटेशन आया। तो कॉलम फैमिली, कॉलम और रो आर ओके। मैं टाइम स्टैम्प समझाता हूँ विच इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया उस डायग्राम को देख के। ये डायग्राम था जो कि हमने वेब पेज के कंटेंट स्टोर कर रखे हैं, मल्टीपल वर्जन्स हैं एट वेरियस टाइम स्टैम्प्स, राइट। तो अब हम ये प्रॉपर्टी को कैसे समझाएंगे। यहाँ पे टाइम स्टैम्प विजिबल है, लैग तो नहीं है, कुछ डिस्प्ले लैग हो, डिले लैग हो, कुछ है? हाँ विजिबल है, नहीं कोई लैग नहीं। ठीक है, तो अब ये हुआ कि जो भी सेल है हमारा बिग टेबल का, उसमें मल्टीपल वर्जन सपोर्ट करता है हमारा बिग टेबल। ठीक है, और ये जो वर्जन जो इंडेक्स हुए हैं वो टाइम स्टैम्प से इंडेक्स हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये आई कि इन टाइम स्टैम्प को बनाएगा कौन। तो दोनों ऑप्शन है, या तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप बिग टेबल को दे सकते हो, बिग टेबल इसमें रियल टाइम माइक्रो सेकंड के बेस पे की बनाएगा और आपका स्टोर करेगा, या आप खुद क्लाइंट एप्लीकेशन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भैया मैं ही टाइम स्टैम्प दूंगा अपने लॉजिक के हिसाब से। अच्छा, यदि आप बहुत ज्यादा कॉशियस हैं कि आपकी एप्लीकेशन को कोलिजन अवॉइड करना ही करना है, तो वो रिकमेंड करते हैं कि भैया आप एप्लीकेशन से टेक केयर करो, क्योंकि उनके पास तो जिस क्षण पे आ गया रिकॉर्ड, उस क्षण का जो माइक्रो सेकंड कन्वर्जन होगा वही टाइम स्टैम्प बन जाएगा। रिपीट हो रहा है तो हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है तो हो रहा है। इफ यू वांट टू एंश्योर सम ऑफ योर लॉजिक, आप क्लाइंट एप्लीकेशन कैन टेक इट्स कंट्रोल। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के स्टोर कैसे होता है। अंदरूनी में ही स्टोरेज बहुत अच्छा है यार, क्योंकि इन्होंने डिजाइन चॉइस बहुत सही ली है कि भले ही आप कई सारे वर्जन स्टोर कर रखे हो, लेकिन आपकी जो नॉर्मली एक्सेस जो होगी हमेशा, दैट विल ऑलवेज बी, यू वांट अ रिसेंट वर्जन फर्स्ट, राइट।
मैं हो सकता है मेरे पास मतलब मेरे पास 3 प्रीवियस पासवर्ड्स पड़े हों। जैसे कि HDFC बैंक करता है कि वो आपको जब आप पासवर्ड रिसेट करते हो तो वो कहता है यू कैन नॉट चूज योर पासवर्ड फ्रॉम योर लास्ट 6 पासवर्ड्स, राइट। सो वो उसके पास ट्रैक है लास्ट 6 पासवर्ड्स का भी, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो रिसेंट पासवर्ड यूज होता है। तो उस केस में इसीलिए स्टोर जो करेगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प के बेस पे करेगा। तो ऑर्डर्ड मैप था ही हमारा, जिस तरह से रो लेक्सिकोग्राफिक सॉर्टेड होती थी, टाइम स्टैम्प डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे ताकि जो रिसेंट वर्जन है वो पहले रीड किया जा सकता हो। तो उसमें ऑप्टिमाइज कर लिया इन्होंने, ठीक है। तो वर्जनिंग का जो सेटिंग है ये भी कॉलम फैमिली पे होगी ऑब्वियसली। कॉलम जितनी भी सेटिंग्स है ना एक्सेस कंट्रोल की हो या वर्जनिंग की हो, वो सब कॉलम फैमिली लेवल पे होती है, कॉलम लेवल पे नहीं, ठीक है। तो वंस यू से आइदर यू से इट फॉर एंकर फैमिली, यू कांट से इट फॉर पर्टिकुलर कॉलम, उस फैमिली के लिए बोलोगे। तो दो तरह के सिंपल हैं, या तो आप कह दो कि भाई क्लाइंट ऐसा कह दे कि ओनली लास्ट n वर्जन्स ऑफ दिस सेल बी केप्ट, यानी कि इस जो भी सेल है उसमें लास्ट 3 वर्जन स्टोर करो। तो आपने हार्ड कोड कर दिया कि भैया 3 ही वर्जन हो, चौथा आए तो अभी तक जो तीसरा था वो निकल जाए और फिर तीन वर्जन हमारे पास रहे। तो मैक्सिमम दैट वी वांट इज ओनली लास्ट n वर्जन्स, ठीक है। या दूसरा तरीका ये था कि ओनली न्यू इनफ वर्जन्स बी केप्ट, मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास 3 वर्जन रहे, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो सारी वैल्यू रखो जो लास्ट 7 दिन में अपडेट हुई है। तो हो सकता है लास्ट 7 दिन में कहीं 2 अपडेट हुए हो और मे भी किसी केस में 50 अपडेट हो गए हो। तो आई एम नॉट बेसिकली स्पेसिफाइंग कि तुम केवल n वर्जन्स रखो, जितने भी हुए हो मेरे इस टाइम पीरियड में उतने वर्जन्स रखो। तो ये 2 अप्रोचेस हैं गाइस। क्वेश्चंस नहीं तो आगे बढ़ा जाए। सर ये वर्जन जो है रेप्लिकेशन है कि डिफरेंट है रेप्लिकेशन से? दोबारा बोलो। ये वर्जन जो है, जो वर्जनिंग है, दिस इज सेम एज रेप्लिकेशन की दोनों अलग कॉन्सेप्ट है? मतलब रेप्लिकेशन और बात कर, रेप्लिकेशन मतलब जब आप कोई डेटा राइट करते हो तो आप कहते हो कि 3 रेप्लिकेशन बना दो इसके, तो 3 नोड में जाके नहीं भाई, ये वर्जनिंग है, यानी कि वर्जनिंग मतलब वर्जनिंग में डेटा चेंज हो सकता है ना। अरे मतलब तुमने जैसे एक वैल्यू, जैसे मान लो नेम कॉलम फैमिली है, राइट, उसमें फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम पड़ा है। अब तुमने लास्ट नेम चेंज कर दिया तो पहला जो था उसका दूसरा हो गया, सो नंबर वर्जन 1 वर्जन 2 हो गया। फिर एक और लिखोगे तो वर्जन 3 हो जाएगा। सो वो सारी जो है दोनों ही रखेगा, डिपेंडिंग ऑन कि तुम लास्ट नेम स्पेसिफाई करते हो या फिर लास्ट डेज को स्पेसिफाई करते हो। गूगल के जितने भावेश गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गूगल का तुम मान लो गूगल डॉक्स वगैरह देखो, दे आर एबल टू शो यू एडिट हिस्ट्री, वर्जन किसने कब चेंज किया। तो उनके पास ये नहीं, उनको ये नहीं पता रहता कि तुम्हारा करंट क्या है, बल्कि प्रीवियस में ये कब चेंज हुआ था, ये कब चेंज हुआ था, वो काफी वर्जन्स तक मेंटेन कर पाते हैं। तो वो सब प्रॉपर्टीज को होल्ड करने के लिए आपको इस तरह के डेटा की जरूरत है, डेटाबेस की, जहां पे आप अपने कंटेंट को डिफरेंट टाइम स्टैम्प पे स्टोर कर पाए, सो दैट यू कैन एक्चुअली मेक कंपैरिजन। तो ये रेप्लिकेशन का मतलब है कि भाई x की वैल्यू 10 थी, उसको मैं 3 जगह स्टोर कर रहा हूँ उसी चीज को। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो वेब पेज का कंटेंट था ये मैंने 3 बार रीड किया, उसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, राइट। अच्छा भाई गूगल का जो इंडेक्सर है वो करीब 1 महीने में क्रॉल कर पाता है, जहां तक मैंने सुना है, सारे वेब को, ठीक है। कुछ ऑप्टिमाइज किया होगा ना, पता नहीं, पुराने पेपर्स में तो यही था। तो अब वो जब अगली बार रीड करने जाएगा पर्टिकुलर पेज को, तो उसके कंटेंट चेंज हो सकते हैं, राइट। पीपल डू चेंज इन 1 मंथ। एक्सपेक्टेशन है कि भाई वेब पेज अपडेट हो गया हो, कुछ नया ऐड हो गया होगा, तो नया कुछ इंडेक्स करना पड़ेगा। तो अपडेट्स हैं, तो ये these are different data pieces. This is not replication, this is versioning. ठीक, simple, yeah. सर वन क्वेश्चन, गूगल सर्च में हमेशा हम लेटेस्ट को ही मतलब यूज करेंगे, सो उसमें वर्जनिंग का यूज है क्या? क्या चीज? गूगल सर्च में जैसे हम कुछ आप सर्च कर रहे हो तो उसमें अगर हम जैसे जो सर्च रिजल्ट हमें दिखाता है तो बिग टेबल में जो भी लेटेस्ट डेटा होगा हम उसी को वो सर्च करें। यूज हमेशा क्या कहूँ मैं, 90% टाइम में हमेशा यूज जो होगा रिसेंट वर्जन का ही होगा। इसीलिए स्टोर हमेशा ऐसे रखते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम स्टैम्प में हो, ताकि रिसेंट वर्जन फास्ट एक्सेस हो जाए। लेकिन देयर मे बी यूज केसेस, वो पता नहीं कैसे एनालिसिस करते हो भैया, वो तो गूगल वाले जानते होंगे कि पुराने डेटा का क्या करते हैं। इस केस में मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक तुम्हें पता होगा कि गूगल डॉक में पुराने का यूज केस, यू नो। यस यस यस, और मे बी इन केस ऑफ पासवर्ड्स आल्सो यू नो द यूज केस, राइट? यस।
और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे हम स्ट्रिक्टली समझ पा रहे हैं, कुछ केस ऐसे हैं जहाँ हम डायरेक्टली समझ नहीं पा रहे हैं, मे बी दे ओनली नो। देखो गूगल की जो चीजें हैं यार, वो बहुत सारी चीजें होती हैं यार। दे रन फ्रॉड डिटेक्शन एल्गोरिदम, ML AI, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं वो लोग वेब पेज के ऊपर, ठीक है। वो डिटेक्ट करते हैं कि ऑथेंटिसिटी ऑफ वेब पेज कितना चेंज हुआ है, पूरा ही तो नहीं बदल गया। मल्टीपल एल्गोरिदम चल सकती हैं वेब पेज के ऊपर, राइट। यस। हाँ, तो हो सकता है उनका काफी कुछ हो रहा होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरा बी सेक्शन बी पे API से पहले, जब हम बोल रहे हैं कि यही वाला सर, यहीं पे only new enough versions be capped, तो वहां पे 7 दिन हमने दे दिया, तो 7 दिन बाद वो डिलीट कर देगा क्या उस वर्जन को, या फिर वो कैसे रखेगा? मतलब गार्बेज कलेक्शन हो जाता है फिर उसका। तो 7 दिन बाद सारे जॉब चले जाएंगे कि रिसेंट वाला बचेगा? नहीं तो अगर मैं कहूंगा कि सात लास्ट लिखा तो है लास्ट 7 डेज, तो अगर 28 तारीख है तो 21 तारीख तक का रहेगा, 20 तक का डिलीट हो जाएगा, 22 तारीख को 21 वाला डिलीट हो जाएगा, जब 29 तारीख आ जाएगी तो 22 से 29 का होगा, 21 तक का डिलीट हो जाएगा। वो तो एक जॉब चलता रहता है इनका, जो गार्बेज कलेक्ट करता रहेगा डेली बेस पे। ओके, राइट, इट्स लाइक सिंपल कि लास्ट 7 डेज का डेटा रहेगा बस, उससे पुराना हट जाएगा, वो गार्बेज कलेक्ट हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं सर, अंडरस्टूड। तो थोड़ा सा मैं कुछ तो मैं चला गया था, कुछ तो में आप बताते हो कि आप कितना डेटा रखना है, तो उसमें भी अच्छा है, मतलब कुछ टाइम तक ही रख पाते हो इतना डेटा, बहुत ज्यादा नहीं रख पाता लाइफ टाइम के लिए, वेरिएबल नहीं रहता है वो, आता है वो। तो सेम ही है ना, लास्ट कितने डेज का रखना है वो बता दिया हमने। तो दोनों ऑप्शन थे, या तो आप ये कह दो लास्ट 7 डेज का डेटा या लास्ट 30 डेज का डेटा रख ले, या आप बोल दो कि भैया केवल लास्ट 5 वर्जन रख दे, वो उनमें से कोई एक चीज स्पेसिफाई कर लो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एपीआई में तो कुछ खास बात करने का है नहीं, मतलब इनकी अपनी एपीआई प्रोवाइड करता है बिग टेबल, जो गूगल का ये, क्योंकि गाइस दिस इज आल्सो अवेलेबल नाउ एज ए सर्विस, मैनेज सर्विस भी है गूगल बिग टेबल। आप जो लोग गूगल का क्लाउड यूज करेंगे वो इसको यूज कर सकते हैं, तो उनकी एपीआईज हैं, CRUD एपीआईज हैं, और एक्सेस कंट्रोल मैनेजमेंट की एपीआईज भी हैं। जो मैंने बताया था कि पर्टिकुलर कॉलम फैमिली का किस रोल को एक्सेस हो या किस यूजर को आप रीड एक्सेस देना चाहो एटसेट्रा, उसकी एपीआईज रहती हैं बेसिकली। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मीनिंग नहीं है। एक बात ये है कि ये लोग भी लगातार बात कर रहे हैं, जो हमने एक डिस्कशन किया था, तुम लोगों को याद आ रहा हो तो, जिन लोगों ने सेशन किया होगा ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल वाला, ठीक है, उसमें एक पॉइंट आया था, जब ये सवाल किसी ने किया था कि जब हम एक पर्टिकुलर रो को अपडेट कर रहे थे वहां पे, तो हम कहते थे कि ये जो है एटॉमिक ऑपरेशन है। ठीक है, यानी कि जो अपडेट हो रहा है तो वो एटॉमिक फॉर्म में हो रहा है, वहां पे उस समय पे कोई रेस नहीं है। तो ये बात इन्होंने भी दोहराई है कि जब इनका किसी रो का अपडेट हो रहा है, रीड या राइट हो रहा है किसी सिंगल रो की में, सिंगल रो की के अंदर, तो वो एटॉमिक है। ये प्रश्न भी एक लास्ट टाइम आया था तुम्हारा कि चाहे कितने ही कॉलम हो, तो जिस पर्टिकुलर रो का अपडेट हो रहा है उसमें कितने ही कॉलम हो, तो यहाँ पे हम भले ही मिलियंस ऑफ कॉलम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत साफ साफ पेपर में मेंशन्ड है कि एवरी रीड और राइट ऑफ डेटा अंडर अ सिंगल रो की इज एटॉमिक, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट कॉलम्स बीइंग रेड और रिटन इन द रो। कितने कितने कॉलम आप रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, उसके रिगार्डलेस ये ऑपरेशन एटॉमिक है। ये एक डिजाइन डिसीजन हमको याद रखना है जो इसमें लिया है इन्होंने। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हम सोचते हैं कॉन्करेंसी वाली, वो रो लेवल पे नहीं आएंगी। तो ये कैसे इंश्योर करते हैं? क्या चीज? ये इंश्योर कैसे करेंगे कि एटॉमिक है, राइट? नहीं, ये हम, तुम कहते हो हम इंश्योर कैसे करते हैं, गूगल कैसे करता है? गूगल कैसे करता है? हाँ, तो ये मैंने इसके लिए मुझे एक सेपरेट सेशन लेना पड़ेगा, मैं इसमें मैंने यहाँ पे एक नोट लिख के छोड़ा है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ठीक है। हाँ, इस पे क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि किसी भी हाई स्केल सिस्टम्स में एटॉमिक राइट होना कब ज्वाइन किए? बहुत देर हो गई। तुम शुरू से सुन रहे हो क्या ये सेशन, या बीच में आए थे? मैं डेटा मॉडल से तो सुन ही रहा हूँ। चलो तो फिर तो सही है, फिर तो मतलब ऐसा कोई खास मिस नहीं हुआ रिपीट करना पड़े तुम्हारे लिए ना। हाँ, नहीं, मैं डेटा मॉडल से सुन रहा हूँ। तो सही है, ठीक है, डेटा मॉडल से शुरुआत हुई थी लब। अच्छा, हाँ, तो इस पे आएंगे रोहित, इसके लिए सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा जब इसके लिए, तो मुझे पता पड़ा 2-3 रिसर्च पेपर लग रहे हैं इसमें पढ़ने के लिए, तो वो डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइग्रेशन हो जाता। तो ठीक है, ठीक है, तो क्योंकि हम लोग भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं।
अच्छा, क्या प्रॉब्लम? हमारा क्या, जैसे हम लोग DynamoDB यूज करते हैं तो उसमें क्या है कि वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी देता है। ठीक है। तो हम लोगों में क्या होता है, जैसे सिस्टम्स बहुत हाई स्केल कर रहे हैं तो एक ही प्रोग्रामेटिक थ्रेड में, आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने रीड किया फिर राइट किया, मैं राइट किया फिर रीड किया फिर राइट किया फिर रीड किया, तो उसमें हमारे रीड इनकंसिस्टेंसी आ जाती है क्योंकि हमारा मल्टीपल सिस्टम्स पे एक साथ चल रहा है। तो जैसे मैंने एक पे लेकिन यहाँ राइट पे किया। ये बात की ना, यहाँ इसने की कि एक एक पर्टिकुलर रीड या राइट एटॉमिक है, इसने मल्टीपल रीड राइट की बात नहीं की है। इसने ये तो नहीं कहा कि आप 10 रीड कर रहे हो एक रो के और वो एटॉमिक है। उसने कहा जब आप एक कोई पर्टिकुलर रीड करते हो किसी गिवन रो की में, वो एटॉमिक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितने कॉलम आप उसमें अपडेट करते हो या रीड करते हो। ये नहीं कह रहा कि आप जब मल्टीपल टाइम रीड करते हो उसमें एटॉमिसिटी नहीं होती कहीं भी। वो तो नहीं नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी जो आपको डायनामो में आ रही है, क्योंकि ये ओके, भी इवेंचुअली कंसिस्टेंट है। हाँ तो वही एक्चुअली मुझे, अच्छा मेरा फिर अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम थी। तो मेरा ये था कि जैसे आपने राइट किया और उसी उसी थ्रेड में मैं अगर रीड करता हूँ तो मैनी अ टाइम्स आई डू नॉट गेट द लेटेस्ट वैल्यू, वो मुझे पुरानी वैल्यू दे देता है नहीं, बिकॉज ये तो इट वो प्रोवाइड्स अलग, इवेंचुअल बिकॉज कंसिस्टेंसी। यू आर अगेन रीडिंग द सेम रो, राइट? करेक्ट करेक्ट, आई एम रीडिंग द सेम रो। हाँ, नहीं तो दैट्स अ डिफरेंट ऑपरेशन। वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर रीड या राइट, एक पर्टिकुलर वो एटॉमिक है, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने आप उसमें कॉलम अपडेट करते हो, बस इसकी बात कर रहा है वो। अच्छा, ओके ओके ओके, गॉट इट। विच इज नॉट दैट दैट ग्रेट बिगर डील इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाट आई हाँ मीन। हाँ, लेकिन वो तो लेकिन कई वो, बार हाँ एक वो सवाल आता है, फिर भी ध्यान में आता है कि पता नहीं यार, मिलियंस ऑफ कॉलम्स हैं और अगर हम बहुत सारे अपडेट कर रहे हो तब भी एटॉमिक कैसे है, वो भी सवाल आ करेक्ट सकता है। ठीक है, करेक्ट। लेकिन हाँ, हाँ डिफरेंट रोज के बीच में एटॉमिसिटी की बात तो मुझे कौन सी कोई डेटाबेस इस बात की बात तो करता ही नहीं है ना, वो तो आपको एंश्योर करना पड़ेगा खुद ही। हाँ मतलब वो तो वही देते हैं सिर्फ, जो लॉकिंग वाले जितने डेटाबेसेस हैं सिर्फ वही प्रोवाइड करते हैं और कोई प्रोवाइड ही नहीं करता है उस चीज को। ट्रांजेक्शन नहीं होगा ना। ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस ही प्रोवाइड करते हैं वो। रोहित सर, बात कर रहे हो ना कि आपको अगर एक ही थ्रेड में अपडेट करके रीड करते हो तो स्टेल डेटा मिल जाता है। आई थिंक वो करेक्ट, इसलिए कि जो आपने जो कंसिस्टेंसी मॉडल लिया है वो इवेंचुअल लिया है। हाँ जैसे करेक्ट, वो आप पता चूज कर है। सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी हाँ करोगे तो आप जितना रेप्लिकेशन फैक्टर डाला है वो आपका राइट ऑपरेशन ही फेल हो जाएगा अगर फेल हो गया तो। वो आई नो दैट पार्ट। प्रॉब्लम बस वही होती है ना कि हम लोगों का ये बहुत वो रेस कंडीशंस के केसेस में ये ऐसा आता है, और उसमें अगर उसका ओवरहेड बहुत ज्यादा है, अगर स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी करते हैं तो उसका ओवरहेड बहुत है, रीड राइट बहुत स्लो हो जाता है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर तो हाँ रिलेशनल की तरह ही हो गया अगर तुम स्ट्रॉन्ग करेक्ट, कंसिडर कर दोगे तो। ठीक है, अभी हम लोग डाइग्रेस नहीं करेंगे, वी कैन गो अहेड। हाँ ठीक है। कूल है। सो अभी तक मैं एक थोड़ा सा इसमें समराइज ये मतलब करता हूँ कि शॉर्ट में बात समझ में आ रही होगी हम लोगों को कि बिग टेबल जिसमें कि देयर कैन बी यूजुअली हंड्रेड्स ऑफ कॉलम फैमिलीज एंड देन मिलियंस या अनबाउंडेड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब डेटा बहुत ज़्यादा हो मे बी आप स्टोर करना चाह रहे हो, देन इन दैट केस जब पेटाबाइट डेटा की अगर बात करो कहीं कोई, तो आपके पास एक नोन चॉइस है एटलीस्ट कि हाँ गूगल बिग टेबल उस लेवल पर वर्क कर सकता है। तो अगर कहीं डिजाइन में चॉइस लेना हो, डिजाइन डिसीजन लेना हो, तो यू कैन लाइक सजेस्ट दिस डेटाबेस। और ऐसी जगह जहाँ बात करनी हो कि गूगल डॉक का डिजाइन देना हो या जहाँ पे वर्जन स्टोर हो रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन सजेस्ट दिस डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे टाइम बेस्ड लाइक सोर्टिंग है और आप इतने वर्जन रख सकते हो। और जैसे वो पूछा कि वो गार्बेज कलेक्ट हो जाते हैं, उस पर हम आगे पहुंचेंगे। तो कुछ मतलब कुछ डिजाइन्स में इसकी यूटिलिटी लाइक इज अंडरस्टूड एंड कैन बी लाइक यूज्ड इन एनी डिजाइन। ठीक है ना, मतलब काफी सारे डिजाइन यूज केसेस हैं जो इसको यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया ही है, एनालिटिक्स वगैरह वो सब हैं। तो लाइक यू कैन सजेस्ट इट इन एनी डिजाइन नॉर्मली आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट मैंने कुछ डिजाइन पढ़े हैं, जैसे कि वेब जो व्हाट्सएप का जो चैट है, उसका जो चैट का जो डेटा है वो एचबेस में है। ठीक है, एचबेस भी कुछ नहीं है, एचबेस इज जस्ट गूगल बिग टेबल का ओपन सोर्स रेप्लिका है। बिल्कुल पूरा का पूरा वही बनाया हुआ उन्होंने, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो उन केसेस के लिए भी बहुत वैलिड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई लोग आवाज आई, बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रहा है भाई लोगों? हाँ सर। बढ़े आगे कुणाल? हाँ सर, आगे बढ़िए, मैं म्यूट पे था। ठीक है।
तो अब बेसिकली हमें एक वो समझ में आ गया, डेटा मॉडलिंग समझ में आ गई कि भाई क्या क्या चीज थी इसमें। लार्जली हमने देखा रो कॉलम फैमिली थे, कॉलम्स थे और टाइम स्टैम्प थे, बस और कुछ खास नहीं था। और अब देखते हैं कि जो बात आई कि अंदर में स्टोर कैसे हो रहा है, कि चीजें कहाँ कहाँ जा रही हैं, क्यों ये फास्ट है और कैसे स्टोरेज हो रहा है और किस तरह से रीड और राइट एग्जीक्यूट होते हैं, वो पार्ट हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन सर्विस कह लो या तीन चीज कह लो जिनका यहाँ पे लार्जली यूज होता है। तो पहले तो है गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है, जीएफएस। ये इसे आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी फाइल सिस्टम से, और नॉर्मली हडूप फाइल सिस्टम से एटलीस्ट, ठीक है, उसका एनालॉग हो गया, एनालॉगस हो गया। दूसरा है गूगल का एसएस टेबल फाइल फॉर्मेट, ठीक है, कि ये बेसिकली जब परसिस्ट कराता है डेटा को, तो किस फॉर्म में परसिस्ट होता है, वो एसएस टेबल फाइल फॉर्मेट है। तो एसएस टेबल क्या होता है, लार्जली तो आप लोग ऊपर देख ही चुके होंगे कि दो तीन बात बोली थी हमने कि इट्स ए मल्टी डायमेंशनल सॉर्टेड इम्यूटेबल मैप। तो मल्टी डायमेंशनल क्योंकि कई लेवल ऑफ कीज हो गई, लाइक रो, फिर कॉलम फैमिली, फिर कॉलम या टाइम स्टैम्प, और सॉर्टेड बिकॉज इट्स स्टोर्ड सॉर्टेड, या तो रो की के द्वारा सॉर्टेड होगा या टाइम स्टैम्प के द्वारा सॉर्टेड होगा इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। परसिस्टेंट होने जा ही रहा है वो कहीं ना कहीं। और इम्यूटेबल, उस पर हम और डिस्कस करेंगे कि इम्यूटेबल के एडवांटेजेस भी हैं काफी सारे। और तीसरा, ये एक्चुअली चबी नाम है, अब क्योंकि ये एग्जैक्टली पेपर से आ रहा है तो नाम दे दिया है। आप जो समझ लो कि कोई भी एक अवेलेबल और परसिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग सर्विस, ये लास्ट टाइम भी आया था, शायद रोहित ने डिस्कस किया था। इसका कोई और यूज नहीं है, बस यही यूज है कि एक बड़े क्लस्टर में मास्टर को इलेक्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि मास्टर की अपनी जिम्मेदारियां होंगी। भाई लोगों को एक आध हाँ हूँ बोलते रहो, मैं समझ लो मैं कट तो ना गया। नहीं सर, हाँ, बहुत सुनाई दे रहा है सब। मैं तो कहीं कनेक्शन ही कट गया। ओके, नहीं, तो चबी सर्विस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉग सर्विस ही है, और गूगल की बहुत सारी सर्विस यूज करती हैं। लेकिन चबी का यूज कहीं भी गूगल में लॉक लगाने के लिए नहीं है, उस तरह का रो लेवल लॉक लगाया या उस तरह का नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इसका यूज ये लोग केवल करते हैं केवल मास्टर इलेक्ट करने के लिए, अपनी अपनी सर्विसेज में, अपने अपने क्लस्टर में कौन मास्टर होगा, जो इसका एक्सेस ले लेगा इस लॉग का, वही मास्टर बनता है एट ए गिवन टाइम। अगर मास्टर फेल होता है तो उसकी अपनी फेल ओवर स्ट्रेटजीज हैं, कौन नेक्स्ट एक्वायर करे, तो उससे पहुंचते हैं। लार्जली दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर की, जीएफएस और एसएस टेबल फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो पहले आते हैं फाइल सिस्टम में। तो नीचे आएंगे, इस पे डायग्राम आएगा नीचे, को क्लियर होगा कि एक बनता है इसमें लॉग, कमिट लॉग बनेगा, वो भी इसी का पार्ट होगा गूगल फाइल सिस्टम का। और कुछ बनेंगी डेटा की फाइल्स, वो भी इसी का पार्ट होंगी, ठीक है। और एसएस टेबल फाइल फॉर्मेट का जिक्र कर लेते हैं। तो एक डायग्राम देख लो, भले ही बाद में पहुंचे। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम दिख रहा है भाई लोगों को, बताना जरा। हाँ सर। ओके, तो ये एक बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है विच इज सेपरेटिंग आवर मेमोरी और आवर अपना फाइल सिस्टम, गूगल फाइल सिस्टम जहां बोल रहे हैं, ठीक है। तो यूं समझो कि जब कभी राइट ऑपरेशन आता है, इस पर दोबारा आएंगे भले ही हम, लेकिन एक आइडिया ले लो कि जब कभी राइट ऑपरेशन आया, हमने को राइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो एक कमिट लॉग में राइट हो रहा है, यानी कि एक लॉग है जहां पर, और लॉग किसका पार्ट है, जीएफएस का ही पार्ट हो गया, यानी फाइल सिस्टम का पार्ट है। तो वो लॉग में राइट हो रहा है वो डेटा, और फिर वो डेटा लॉग से जाके और कहाँ राइट होता है, मेमोरी में मैम टेबल बनता है, ठीक है। मैम टेबल भी कुछ नहीं है, सॉर्टेड बफर है और कुछ नहीं है, लाइक ए सॉर्टेड, हाँ मतलब एक सॉर्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए कोई, तो मैम टेबल बन। लेकिन ये म्यूटेबल है, इस पूरे डायग्राम में अगर कुछ म्यूटेबल है ना, कायदे से वो मैम टेबल ही है, या समझ लो। तो ये यहाँ पे म्यूटेबल से क्या मतलब है? म्यूटेबल से मतलब जो चेंज हो जावे, और क्या। तो मतलब नहीं, इसमें क्या चीज चेंज हो सकती है? रो चेंज हो सकती है कि क्या चेंज हो सकता है? रो चेंज नहीं होती सर, पूरा टेबल चेंज होता है। मतलब दो, मुझे लगता है जहां तक मुझे पता है, दोनों टेबल जैसे दो डिफरेंट इंस्टेंस बनाएगा, अगर उसको कंबाइन करना होता है तो दोनों को कंबाइन करके एक नया टेबल बना लेगा। हर बार नया इंस्टेंस ही बनेगा ना, कौन सर?
नहीं देखो मतलब इसमें इसमें क्या है, ऐसा देखो मैम टेबल तो कुछ नहीं है, यो समझ लो रोहित के इस तरह से केस जैसा है, केस जैसा है, ठीक अच्छा है। ओके इसमें आप राइट करते चले गए, राइट करते चले गए। इसमें भावेश, डिफरेंट टू योर ओपिनियन, ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर सा है, इसमें राइट होगा, अपडेट भी होगा, इसमें सब नहीं कुछ सर, होगा। पर जो वैल्यू अपडेटेड है उसको आप दोबारा अपडेट नहीं कर सकते, जो रोहित सर, मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे थे ना रोहित सर? हाँ नहीं नहीं, तो वो बात दूसरी है। वो बात आई, वो एसएस टेबल के लिए वैलिड है, मैम टेबल के लिए नहीं, जो तुम बोल रहे हो। दोनों में अंतर हो गया। तो मैम टेबल तो सिंपल है, वो तो अपडेट होता है, वो तो कभी अपडेट हो सकता है, एनीथिंग कैन बी अपडेटेड इन दैट। जब करेक्ट मैम टेबल एक पर्टिकुलर लिमिट पे पहुंच जाता है, एक पर्टिकुलर लिमिट पहुंच गया जो मेमोरी में, मान लो इतना स्पेस ले लिया उसने, तब उस मैम टेबल को किया जाता है फ्रीज, नंबर 1। फ्रीज मतलब अब उसमें कोई राइटर नहीं होंगे, ओके ठीक है। नया मैम टेबल बनाया जाता है, यानी कि अब जितने नए राइट आएंगे वो नए मैम टेबल में बनेंगे, और जो पुराना मैम टेबल हमने फ्रीज किया है उसका एसएस टेबल बन के गूगल फाइल सिस्टम में पड़ जाएगा। अच्छा तो हम, यानी कि हम, एक स्ट्रक्चर था वो राइटेबल था, उसमें राइट करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, करते करते एक पॉइंट आया जब हमने लगा कि वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया कि उसे फ्रीज करने का टाइम आ गया, ठीक है। अब हमने उसे फ्रीज कर दिया। जब हमने फ्रीज कर दिया, फ्रीज करते टाइम हमने एक नया बना दिया मेम टेबल, और जो फ्रीज स्ट्रक्चर था उससे हमने अपने एसएस टेबल क्रिएट किया। एसएस टेबल जो है ये है, इसमें पड़े हुए हैं जो हैं वो हैं तुम्हारे क्या कहते हैं, इम्यूटेबल ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस, वहां है इम्यूटेबल। तो वो एसएस टेबल को अपडेट नहीं कर पाओगे आप उस तरह से जो तुम बोल रहे थे, ठीक है। ठीक। हम्म। तो ये कहाँ था, ये इसमें नीचे आएगा, ये भी कॉम्पैक्शन में ये आते हम इस पे, लेकिन अगर जिक्र आया तो देख लो। व्हेन मैम टेबल साइज रीचेज अ थ्रेशोल्ड, जब मैम टेबल एक थ्रेशोल्ड साइज पहुंच गया तो मैम टेबल को फ्रीज किया, नया मैम टेबल क्रिएट किया। जो फ्रोजन मैम टेबल था उसको हमने एसएस टेबल बना के जीएफएस में परसिस्ट करा दिया, ठीक है। तो सर आप ये कह रहे हो तो आपके राइट ऑपरेशन तो जैसे आप डायग्राम के ऊपर जाओगे तो मैम टेबल के थ्रू हो रहे हैं ना सर? जो ये डायग्राम फिर मुझे थोड़ा और लग रहा है कि राइट ऑपरेशन आपका टेबल जीएफएस के थ्रू हो रहा है, फिर मैम टेबल में जा रहा है, फिर वहां से फाइल सिस्टम में जा रहा है, एसएस टेबल में जा रहा है, राइट? तो बिल्कुल सही कह रहे हो। तो राइट टेबल की पहला हिट जो है वो कमिट लॉग है, दूसरा हिट जो है मैम टेबल। क्यों है? क्योंकि मैम टेबल भैया मेमोरी में इट्स नॉट परसिस्टेड, तो वो गायब हो सकता है। तो फेल ओवर रिकवरी के लिए आपके पास कमिट लॉग में डेटा होना चाहिए। हाँ कुछ समझ में आया? कौन पूछा है सवाल? ब्रिजेश? हाँ, तो ऐसा कुछ वाटरमार्क रखता है क्या वो वहां पे मैम टेबल में कि कितना, कहीं पे तो रखता होगा ना कि कितना जीएस टेबल में और कहाँ पे कितना जो टैबलेट जो जो तुम बात बोल रहे हो वो तो हर सिस्टम रखता है, विच इज कॉल्ड चेक पॉइंटिंग, ठीक है। हाँ तो ये चेक पॉइंटिंग तो हर सिस्टम की फीचर है वहां पे। दे कीप ऑन अपडेटिंग दिस चेक पॉइंट कि मैंने इस पॉइंट पे ये इतना अचीव कर लिया था, इस पॉइंट पे इतना अचीव कर लिया। इनफैक्ट वो तुम किसी भी सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम में ये बोल सकते हो कि भाई रिकवरी के लिए चेक पॉइंटिंग करूंगा, जहां पे मैं स्टोर करूंगा कि मैं कहां तक प्रोसेस कर लिया लास्ट, राइट। तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो करता ही है, दैट इज ट्रू। लेकिन हाँ, शॉर्ट में यही कहा जा रहा है कि मैम टेबल से डेटा, मैम टेबल को फ्रीज करके हम एसएस टेबल राइट कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस मैम टेबल करप्ट हो गया, कुछ हो गया, तो हम चेक पॉइंटिंग से पता लगा लेंगे कहां तक पहुंच गए थे, और बाकी कमिट लॉग से जनरेट करेंगे फ्रेश मैम टेबल, एंड वी विल रिपीट द प्रोसेस सो दैट एटलीस्ट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो नहीं बन जाएगा मैम टेबल हमारा, है ना। तो राइट हो रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था ये, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत नीट है यार, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। देखो तो ये डायग्राम सी सारा कीमती है यार, कि जब राइट ऑपरेशन आए तो हमने कमिट लॉग में राइट किए। अब ये परसिस्टेंट लेयर है, ये जो पूरी नीचे बॉटम लाइन में दिख रहा है, इस लाइन के नीचे, यहाँ तो जो आ गया वो हमेशा रहेगा। तो ये परसिस्ट हो ही गया इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैम टेबल बना, राइट। मैम टेबल में सेकंड स्टेप पे राइट हो रहा है, तो अगर बाई चांस करप्ट हुआ भी तो वी हैव रिकवरी मैकेनिज्म फ्रॉम टैबलेट लॉग विच इज अ कमिट लॉग। अच्छा, तो मैम टेबल में राइट हुआ। सर एक क्वेश्चन ही है, जैसे 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 ये जो कमिट लॉग होगा वो तो डिस्क पे होगा ना? बिल्कुल। तो फिर जो राइट एडवांटेज मिल रहा होगा मेमोरी में राइट करने का, वो तो एनीवे नहीं मिल रहा है। दोबारा बोलो। मतलब आप जो मेमोरी को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, अगर जैसे वोलेटाइल है वो, तो जो एडवांटेज हमें मिल रहा है बिकॉज वी आर राइटिंग इन दी कमिट लॉग, वो तो फिर भी नहीं मिलेगा ना भाई ये तो केवल फेलियर के लिए है ना। जब तुम क्या, फेलियर तो एक
रेयर सिनेरियो मानोगे ना कि भाई जब मेम टेबल गायब हो गया तभी तो चाहिए कमिट लॉग, अदरवाइज कमिट लॉग का यूज ही नहीं है कोई। हाँ नहीं, मैं अदर वे राउंड कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब आप राइट कर रहे हो तो मेमोरी में आप इसलिए राइट करते हो बिकॉज इट्स फास्टर टू राइट एंड रीड, राइट? तो हाँ, अब लेकिन भी इसलिए कर आप रहे कह हैं रहे हो ताकि आप इसको भी फास्ट राइट कर। कर ही रहे हो कमिट लॉग के लिए, तो व्हाट इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग? जैसे मैं बोलूँ तो कमिट लॉग जो है ये भी करता है, बिन लॉग बनाता है माई सीक्वल भी, मैं लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन MySQL तो क्वेश्चन दोबारा क्लियर करो कुणाल, क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन इज कि कमिट लॉग ये मेम टेबल बनाने का क्या एडवांटेज है? ओके ओके ओके, ये पूछो। अच्छा, तो मेम टेबल का तो यार साफ लिखा ही हुआ है सामने कि जब रीड ऑपरेशन जब करोगे हाँ तो कमिट लॉग से रीड, देखो आपको तो बेसिकली नाउ हाउ यू हैव टू रन द रीड, योर डेटा माइट आइदर बी ऑन एसएस टेबल और इट माइट बी ऑन मेम टेबल, राइट? करेक्ट। तुमने वो पढ़े होंगे ना, लैम्बडा आर्किटेक्चर पढ़े होंगे जो लगाते होगे तुम अपने स्पार्क में लैम्बडा आर्किटेक्चर लगाते हो ना कि पे काम नहीं किया। अच्छा, तो उसमें क्या होता है लैम्बडा आर्किटेक्चर में भी कि भैया एक तरफ से तुम्हारे पास आता है रियल टाइम डेटा, एक तरफ से तुम्हारे पास आता है जो तुम्हारा पुराना डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है, और यानी कि जो रियल टाइम डेटा है वो अभी तक हिस्टोरिकल डेटा में सिंक नहीं हुआ है। तो माइट बी दैट द क्वेरी दैट यू आर ट्राइंग टू रन, उसका डेटा या तो तुम्हारा हिस्टोरिकल डेटा पे होगा, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो या तो गूगल फाइल सिस्टम में होगा या वो मेम टेबल में होगा, करेक्ट है? तो जो रीड क्वेरी चलेगी वो इन दोनों के मर्ज व्यू पर चलेगी, मर्ज व्यू पे, यानी कि मेम टेबल के और एसएस टेबल के मर्ज व्यू पे चलेगी। या तो यूं समझ लो कि पहले वो चेक करेगा क्या मेम टेबल में वो इन्फॉर्मेशन है, और मेम टेबल में नहीं है देन इट विल गो टू एसएस टेबल फाइल्स। अच्छा भाई क्योंकि अब हमें रीड फास्ट करने हैं ना, तो मैं रीड को एसएस टेबल तो देखो बनाए ऐसे गए हैं इतने ब्यूटीफुल, अभी इस पर आने वाला हूं मैं, कि इतने ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किए गए एसएस टेबल कि भाई वो स्मॉल स्मॉल चंक में रखे जाएंगे, मैप हैं, ऑर्डर्ड मैप हैं, तो वहां तो तुम देखोगे कि एक्चुअली विद अ सिंगल डिस्क सीक या एक या दो डिस्क सीक में आप एक्चुअल रिकॉर्ड तक पहुंच जाते हो इस केस में, एसएस टेबल तो केस। अभी ये जो आपका जो टेबल, ये जो कमिट लॉग है वो सेम मशीन पे है जिस पे मेम टेबल होगा, ऐसा है क्या? और ये जो बाकी आपका एसएस टेबल है वो कहीं और स्टोर होगा, तो एनीवे अगर आपकी मेमोरी फेल भी होती है तो यू हैव डेटा इन दी कमिट लॉग, राइट? करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। हाँ, कि अगर हमारा मेम टेबल का मेम टेबल से कुछ नहीं मिलता है, केवल कमिट लॉग का यूज जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो यही है केवल कि फेल ओवर रिकवरी में यूज होगा इसका, और हम डायरेक्ट रीड ऑपरेशन हम कमिट लॉग से कभी नहीं करते। नहीं, उस रेप्लिकेशन के लिए भी यूज करते होंगे शायद, पता नहीं। माई सीक्वल करता है, जैसे माई सीक्वल में स्लेव हमेशा बिन लॉग से कॉपी करता है। स्लेव हमेशा बिन लॉग से कॉपी करता है। अच्छा, तुम कह रहे हो कि दूसरा जब मेम टेबल, तो मेम टेबल या दूसरा इसका रेप्लिका बनेगा वो यूज करे कमिट लॉग को, है क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे? रेप्लिका से क्या मतलब है? इसका जो शार्ट्स बना के दूसरे जो रेप्लिकास बनाए होंगे ना, रेप्लिका तो बनता ही होगा, तो रेप्लिका जो बनता होगा वो डेटा रेप्लिकेशन के लिए सर, डेटा रेप्लिकेशन के लिए। हाँ, उसके लिए यूज करना बिल्कुल वैलिड यूज केस है, लेकिन लाइव रीड्स के लिए हम बस कमिट लॉग पर न जाके मैम टेबल में देखें, और मैम या तो मैम टेबल में मिल जाएगा या फिर हमें एसएस टेबल में मिल जाएगा, ठीक है ना? क्वेरीज के लिए, राइट? हाँ, तो इसलिए तुम्हें शायद ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा ना कि मैम टेबल यूज क्यों कर रहे हैं रीड्स के लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये मैं पढ़ देता हूँ, इसको हम डिस्कस यहीं कर लिए तो यहीं कर फिनिश कर लेते हैं पहले, देन वी कैन लेटर इग्नोर इट। तो जब राइट ऑपरेशन अराइव होता है टैबलेट सर्वर पे तो क्या क्या हो रहा है? तो एक तो ये बात देख लो कि ये जनरल स्टेप है कि वो वेल फॉर्म्ड हो, ये चेक करता है सर्वर वहाँ पे, वेल फॉर्मनेस भी चेक होती है, और सेंडर इज ऑथोराइज्ड टू परफॉर्म द म्यूटेशन। जी मैंने बात की थी, तुम्हें याद हो कि ये एक्सेस कंट्रोल अलाउ करता है, राइट? तो वहाँ लिखा होगा कि इस पर्टिकुलर यूजर को इस फला कॉलम फैमिली पे राइट एक्सेस है भी या नहीं, वो इस तरह का वो चेक करेगा पहले कि भैया वो मतलब ऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट है या नहीं। अगर मान लो अब ऑथोराइज है और वेल फॉर्म्ड है तो उस केस में हम वैलिड म्यूटेशन को यानी कि वैलिड चेंज को कमिट लॉग में राइट करेंगे। कुछ लोग कमिट लॉग को इम्प्रूव करने के लिए, तुमने जैसे देखा होगा कि ड्रॉप बॉक्स का जो काउंटर है, रीड काउंटर, उसके लिए लाइक ग्रुप कमिट यूज कर सकते हो, ग्रुप कमिट, ठीक है, और डिजाइन चॉइस है वो। और जब राइट कमिट हो गया है कमिट लॉग में तो इट्स कंटेंट्स आर इंसर्टेड इनटू मैम टेबल, ये हुआ, और तो ये बस कमिट लॉग में आ गया, मैम टेबल में चला गया।
मैम टेबल का मैंने कंपैशन बता ही दिया तुम्हें कि मैम टेबल वाला जब फ्रीज होगा तो वो बनाएगा कैसे नया एसेस टेबल। रीड देख लो, जब रीड ऑपरेशन आया तो फिर वही है, पहले वो चेक करेगा कि ऑपरेशन वेल फॉर्म्ड और प्रॉपर ऑथराइज्ड है नहीं, यानी कि जो बंदा है उस रीड एक्सेस है भी या नहीं। अच्छा, वैलिड रीड ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड ऑन मर्ज्ड व्यू ऑफ एसएस टेबल्स पे और मैम टेबल पे, यानी कि इनके मर्ज व्यू पे वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि दोनों ही लेक्सिकोग्राफी सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर है तो मर्ज व्यू इजी हो जाएगा। ये देखो वही प्रॉब्लम आ गई यार, बहुत बड़े 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 टर्म्स लिखे हुए हैं, लेकिन बस तुम यूं ही समझ लो तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हो कि दो सॉर्टेड एरे दिए हुए हैं उनसे नया तीसरा सॉर्टेड एरे बनाना है, राइट। हाँ, एसेंशियली वो प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा मतलब हिट है और कॉमन है क्योंकि वो रियल यूज केस है उसका। तो दो सॉर्टेड स्ट्रक्चर्स अगर हैं तो उनको मर्ज थोड़ा एफिशिएंटली हो ही जाता है, वो हम उनको एफिशिएंटली मर्ज कर सकते हैं, उसका उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करता है ये, ठीक है। सर इसका तो सर्विस बना दिया है गूगल वालों ने, अपाचे बीम। हाँ अच्छा, अपाचे बीम, हाँ वो सेम ही काम करता है, बहुत ही और ज्यादा भी काम करता है, वो स्ट्रीमिंग ही करता है 2-3 व्यूज को। ठीक है, तो अभी थोड़ा ये समझ में आ रहा है कुणाल, रीड राइट समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो अगर बाकी तुम लोग ध्यान दो तो जब पढ़ोगे बाय चांस इफ यू नाउ रीड एचबेस तुम पाओगे कि पूरा का पूरा कॉपी है, ये पूरा डिजाइन एग्जैक्ट कॉपी। जो आप वर्जनिंग कॉलम फैमिली ये सब बता रहे थे ना, तो मुझे पूरा अच्छे से ध्यान आ रहा था। नहीं, वर्जनिंग कॉलम में डेटा मॉडल हो गया, डेटा मॉडल को तो स्टोर करने के 50 तरीके थे, लेकिन स्टोरेज जो है वो भी पूरा सेम है। एक कमिट लॉग होता है, वहां भी उनका भी मैम टेबल है, उसको मैम टेबल को उन्होंने बस नाम दूसरा दे दिया है कुछ, और उनका भी यहाँ पे भी इस तरह से एसएस टेबल फाइल सेम फॉर्मेट में पड़ी हुई है, बिल्कुल सेम है, बस ओपन सोर्स। कसांड्रा भी सेम है, कैसेंड्रा बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। मुझे पता कुछ तो भी सेम ही है फिर, बस बता कसांड्रा में चबी हटा दिया उन्होंने, चबी के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब हमें इजी रहेगा, मैं थोड़ा क्या कि वो अच्छा हुआ हमने वो डायग्राम देख के समझ लिया है, हमें थोड़ा एक माइंड में पिक्चर बन गई होगी कि भाई आखिर रीड और राइट हो कैसे रहे हैं। अब बस हमें ये समझना है कि एसएस टेबल इतना फास्ट क्यों है इवन बीइंग इन डिस्क, थोड़ा ये समझते हैं तो क्लैरिटी आ जाएगी थोड़ी सी। तो एक तो ये हो गया कि एसएस टेबल कुछ खास नहीं, परसिस्टेंट है, परसिस्टेंट सबको पता पड़ गया, गूगल फाइल सिस्टम में डिस्क में पड़ा है। ऑर्डर्ड है, ये एक एडवांटेज हो गया। इम्यूटेबल मैप है, ठीक है, मैप है तो जितने भी नॉर्मल डिक्शनरी के ऑपरेशन होते हैं, या तो की बेस लुकअप करते हो या इटरेट करते हो ओवर की वैल्यू पेयर्स ने स्पेसिफाइड रेंज, राइट, जो भी डिक्शनरी के ऑपरेशंस कर पाते हो वो सब परमिटेड हैं। एसएस टेबल अंदर में स्टोर कैसे होता है? अच्छा, एक इसमें अगर डिजाइन चॉइस की बात की जाए तो यूं समझ लो कि इनफैक्ट अगर हमें भी कुछ डिजाइन करना हो तो ये अच्छा थॉट लगा कि ये वही हो गया कि जब माई सीक्वल का डेटा तुम्हारा बहुत बड़ा हो जाता था तुम शार्ड कर देते थे, क्योंकि शार्ड करने पे जिस डेटाबेस पे जिस डेटा सेट पे तुम सर्च कर रहे हो वो थोड़ा शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया, तो क्वेरी थोड़ी फास्ट हो जाएगी, करेक्ट ना? बस वही है, और कुछ नहीं है। एसएस टेबल के भी जो फास्ट करने के लिए उन्होंने किया है कि इन्होंने इंटरनली एसएस टेबल क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स है। तो अगर मैं एक एसएस टेबल की बात करूं तो उसमें बहुत सारे ब्लॉक बने होंगे, और ये भले ही कॉन्फ़िगरेबल है लेकिन नॉर्मली लोग इसे 64 KB रखते हैं, विच मीन्स के जो हर एक ब्लॉक है वो 64 KB का होता है नॉर्मली। तो ये भले ही अब इसे ऐसे समझो तुम कि हमारा बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स थे, मे बी इट कैन ट्रांसलेट टू मिलियंस ऑफ एसएस टेबल्स, मे बी इट कैन ट्रांसलेट टू, बट जो अंदर जो ब्लॉक बनेंगे वो जो ब्लॉक होता है सबसेट, दैट इज वेरी स्मॉल, पहली बात। यानी कि जो एग्जैक्ट ब्लॉक जिस पे एग्जैक्ट सर्च जाएगी वो बहुत छोटा होगा, तो वहां पे सर्च तो फास्ट होनी है, तो वो नॉर्मली 64 KB के साइज का है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज सेड के प्रोबेबली योर क्लस्टर इज स्प्रेडिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ मशीन्स, लेकिन अगर तुम्हारी क्वेरी ऐसी लिखी हुई है कि यू हैव टू हिट ओनली 1 or 2 मशीन्स, तो बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये जो है ये सारे नॉर्मल ब्लॉक हैं जो येलो कलर में बने हुए हैं, ये एक ही तरीका ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि इन सब में डेटा पड़ा हुआ है 64 KB का, ये मान लो n ब्लॉक बने हमारे एसएस टेबल के, इस तरह समझो। जो ऑरेंज ब्लॉक है
तो वो है ब्लॉक इंडेक्स। ठीक है भाई, ऑब्वियसली अगर तुमने, अगेन यू कैन रिलेट टू योर शार्डिंग एक्सपीरियंस, कि अगर तुमने ये बता दिया कि भैया मेरे ये शार्ड हैं, तो कहीं तो ये स्टोर करोगे ही ना कि भैया इस शार्ड पे इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक है। बस उसी का, और कुछ खास नहीं है। तो इंडेक्स अपने आप में नाम काफी है, वो इंडेक्स कर रहा है, ब्लॉक इंडेक्स कर रहा है, इन सारे ब्लॉक का इंडेक्स दे रहा है वो, और वो हमेशा एसएस टेबल के एंड में स्टोर करते हैं ये लोग नॉर्मली, जो लोकेट करता है ब्लॉक्स को। तो इंडेक्स इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन एसएस टेबल इज ओपन। जब भी कभी आप एसएस टेबल को लोड करते हो, मेमोरी में लाते हैं हम किसी एसएस टेबल का पार्ट, तो सबसे पहले उसका ब्लॉक इंडेक्स ही मेमोरी में लाया जाता है। स्ट्रक्चरली जो लोड होगा वो ब्लॉक इंडेक्स का मेमोरी में लाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, मेमोरी में अगर इसको स्ट्रक्चर को लेके आए तो इसमें ऐसे लिखा होगा, यूं समझो कि 1 से लेके 100 तक के रिकॉर्ड पड़े हैं इस फला मेमोरी लोकेशन पे, और 100 से लेके 200 तक के रिकॉर्ड पड़े हैं इस मेमोरी लोकेशन पे, और मुझे अगर 500वां रिकॉर्ड चाहिए तो आई कैन डू अ इन मेमोरी बाइनरी सर्च। बात समझ में आ रही भाई लोगों? भाई मेरे रेंज डिफाइंड है ना कि भैया 100 तक की सर्वर 1 पे हैं, 100 से 200 तक सर्वर 2 पे हैं, 200 से 300 तक सर्वर 3 पे हैं। अगर मुझे इस तरह का इन्फॉर्मेशन पता है विच इज सॉर्टेड, ठीक है, तो अगर सॉर्टेड भी है, इन मेमोरी भी आ गया, तो आई रन ए बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च से मैं ये निकालूंगा कि भैया मेरा जो रिकॉर्ड मुझे चाहिए वो किस ब्लॉक में है, और एक हिट में उस ब्लॉक को लेके आऊंगा मेमोरी में इन वन डिस्क सीक। नहीं तो आपको बाइनरी सर्च करने की क्या जरूरत है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ना हैश से। यार ये बताओ, ब्लॉक इंडेक्स में तो बहुत सारे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, कैसे पहुंचूंगा मैं कहाँ मेरा रिकॉर्ड है? क्या कहना चाह रहे हो? नहीं तो अब हैश तो आपका अल्टीमेटली नंबर है ना, जो आपको वहीं पहुंचा देगा, राइट? जैसे इफ आई नो कि इसमें 0 to 200 है, सो 100 को फाइंड करने के लिए या 150 को फाइंड करने के लिए मुझे बाइनरी सर्च की जरूरत नहीं है, आई कैन जस्ट पुट 150 ना, मॉडल ऑपरेशन के थ्रू। अच्छा, ऐसे समझो ना कि हर एक ब्लॉक में 0 से लेकर 100 तक के रिकॉर्ड पड़े हैं, और थोड़ा डायनेमिक होंगे, मान लो, मतलब तो 0 to 100 पड़े हैं ब्लॉक 1 में, 100 to 150 पड़े हैं ब्लॉक 2 में, 150 to 300 पड़े हैं ब्लॉक 3 में, 300 to 500 पड़े हैं ब्लॉक 4 में, 500 to 800 पड़े हैं ब्लॉक 6 में, ऐसे पड़े हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ब्लॉक इंडेक्स के पास है। तो अब तुम बताओ कि 600 रिकॉर्ड में कैसे पहुंचोगे? हाँ, 600 किस पे होगा? सर्वर 6 पे है ना पड़ा हुआ। कैसे निकाला ये? डायनामिक है ना, मॉड्यूलो से निकाला ना। मॉडलो कुछ नहीं है यहाँ, तो डायनेमिक है। टोटल नंबर ऑफ सर्वर डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे ऐसा लॉजिक नहीं है, यहाँ पे बस बिग साइज नहीं है कि 0 to 100 ये जो इन्फॉर्मेशन है ब्लॉक इंडेक्स के पास है बस ये। अच्छा, वो डायनेमिक है। तो मैं कहता रहा हूँ कि 0 से लेके 100 तक सर्वर 1 पे है, 100 से 200 तक सर्वर 2 पे है, 200 से 500 तक सर्वर 3 पे है, तो तुम्हें बाइनरी सर्च करके पता पड़ेगा ना कि ब्लॉक इंडेक्स पे कि भैया कौन से ब्लॉक पे जाऊं। लेकिन बाइनरी सर्च थोड़ा इसलिए बाइनरी सर्च है क्योंकि फास्ट होगा, इन मेमोरी बाइनरी सर्च है। तो ये कहना चाह रहा है कि अ लुकअप कैन बी परफॉर्म्ड विद अ सिंगल डिस्क सीक। एक मिनट पॉज करते हैं। तो अभी आपने बोला कि हमारे पास रो की है, उसके बाद फिर कॉलम फैमिली का नाम होगा, उसके अंदर फिर कॉलम फैमिली के नाम के अंदर मेरे पास वो पड़े हैं, कॉलम पड़े हैं, वहां पे फिर मेरे की और वैल्यू पेयर्स है ना। तो यहाँ पे जो हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं वो रो नेम के ऊपर है, राइट? रो की या रो नेम के ऊपर जो भी हो, ये जो इंडेक्सेस होंगे जो आप कह रहे हो कि इसका हैशिंग होगा और हम फाइंड करेंगे, राइट? करेक्ट, बिल्कुल सही सोच जा रहे हो। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जितना भी सेगमेंटेशन हुआ है वो रो के बेस पे हुआ है, मतलब टेबल की 10 रो यहाँ है, 20 रो यहाँ है, ऐसे करके ही हुआ है ना। क्योंकि हमने जो नाम लिया था टैबलेट का, वो बोला था ना, अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स व्हिच इज नथिंग बट multiple sets of rows, each segment is called a tablet. सर ये जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, इसमें जैसे ब्लॉक 1 का डेटा फुल हो गया एंड इसके बाद ही मुझे कुछ डालना है, तो ब्लॉक कैसे इंसर्ट करेंगे? मतलब सॉर्टेड है कोई लिस्ट तो उसमें हम इंसर्ट करने के लिए पुश करते हैं, यहाँ पे कैसे होता है? दोबारा बोलो थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हो? जैसे ब्लॉक 1 में जो है, जो भी लिस्ट है, उसके तो बाद मुझे नहीं, तुम सॉर्टेड सुना तुमने, एक और था इम्यूटेबल भी था उससे पहले। यस, राइट ना। तो वो जो भावेश ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, राइट, कि जब एक बार एसएस टेबल में बन गया तो वो फ्रीज हो गया, वो तो इम्यूटेबल हो गया।
ठीक है, इम्यूटेबल को तो आप मॉडिफाई करने से रहे, तो उस केस में आपके पास जब अगली वैल्यू कहीं राइट होगी, आप रीड कर रहे होगे, कुछ थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, उसके आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा समझो कि टाइम स्टाम्प के बेस पे आप दो एंट्री को कंपेयर करके दे सकते हो कौन मोस्ट रिसेंट है। नहीं, वो इंसर्शन की बात कर रहा है ना, बनवा इंसर्शन पूछ रहा है। इंसान, यस, जैसे तो सारे insertion- आपने कहा था सारे जैसे .com CNN एक साथ रखेंगे, अब .com CNN का एक और रो आ गया। हाँ, हाँ, तो वो तो मैं रो की है, रो की के ऊपर हैशिंग करोगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि किस सर्वर के किस ब्लॉक में उसका डेटा पड़ा हुआ है। हाँ, आई एग्री, मतलब सर्वर तक मैं पहुंच जाऊंगा, बट ब्लॉक्स जो हैं ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, राइट? मेमोरी नहीं है, टेबल है ना, ये तो एसएस टेबल है। अच्छा सॉरी, ये टेबल के ब्लॉक्स हैं, एंड इन ब्लॉक्स में दे ब्लॉक्स आर ऑलरेडी फुल। जैसे ब्लॉक 1 के बाद मुझे डेटा यहीं, मुझे जगह मिल गई यहाँ पे सॉर्टेड के हिसाब से डालनी थी, पर यहाँ पे स्पेस है नहीं ब्लॉक 1 के बाद। में यही होता है कि आप नया एसएस टेबल बना लेते हो, और एसएस टेबल के मर्जिंग वगैरह चलते रहते हैं पीछे बैकग्राउंड में, वो स्पेस क्रिएट करते रहते हैं क्या बफर? लेकिन मर्ज हो पाते हैं उनके। ओके, तो सर वो बफर क्रिएट करते रहते हैं क्या और बीच में डेटा डालते रहें, जैसे सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखना है? तो वो ऐसा समझो कि दो तुम्हारे पास सॉर्टेड स्ट्रक्चर आ गए, दो सॉर्टेड एरे आ गए, ठीक है, तो वो उनको दोनों को मर्ज करके एक सॉर्टेड एरे या दो सॉर्टेड एरे या 3 से 2 सॉर्टेड एरे, ये सारे मर्ज कॉम्पैक्शन बैकग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं यहाँ पे, राइट, एंड दे कीप अपडेटिंग द रेस्पेक्टिव इंडेक्स, ब्लॉक इंडेक्सेस अकॉर्डिंगली। नहीं, वो इंसर्शन शॉर्ट वाली जो प्रॉब्लम है ना, उसकी बात कर रहा है कि नहीं तो आपने एरे में एक इंडेक्स तो फाइंड कर लिया कि कहाँ डालना है, ठीक है, अब उस इंडेक्स पे डालने जाओगे तो शिफ्टिंग करोगे ना, तो वो शिफ्टिंग कैसे होती है यहाँ पे, वो दैट्स द क्वेश्चन, बिकॉज बाकी अगला ब्लॉक तो भरा हुआ है। तो सर आप ये कह रहे हैं कि एक नया टेबल ही बन जाएगा और हम उसमें इंसर्शन चालू करने लगेंगे? देखो, ये तो पक्की बात है कि जो एग्जिस्टिंग एसएस टेबल है वो मॉडिफाई नहीं हो सकता, वो जब दूसरा एसएस टेबल से मर्ज ही हो सकता है बस।